पार्टी, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक विच इज वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसको पढ़ने के पहले थोड़ा और हम समझते हैं कि हमें आगे और क्या करना है, और ये भी समझेंगे कि जो हमने पिछली थ्योरी पढ़ी थी उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी पड़ी। तो हम बात करते हैं थ्योरीज फॉर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, राइट। तो जब भी हम थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली एक थ्योरी आती है जो हम पढ़ चुके हैं, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्योंकि जब हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी तो वर्नर के नाम से ही की थी। उन्होंने अपनी थ्योरी दी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लिए, राइट। आपको उन्होंने समझाया था कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बन रहा है, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, क्लियर है बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आपको कलर, कंपाउंड का कलर, कंपाउंड की ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर पिलर है कि टीपीपी है, वो पता लगाना हुआ, या उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर पता लगाना हुआ, तब आप फंस गए, वर्नर फंस गए। क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर के बिहाफ में बात की थी। तो हमें कलर, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड ज्योमेट्री पढ़ने के लिए कुछ थ्योरीज और पढ़नी पड़ी, जिसमें से 3 थ्योरी आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूं। पहला है वीबीटी विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। नाउ सेकेंड वन, जिसको हम सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। नाउ द लास्ट वन इज LFT और MOT, सब में ये डॉट डाला है, ठीक है, ओके। LFT या MOT, LFT मीन्स लिगेंड फील्ड थ्योरी, राइट, थ्योरी का आगे कंटिन्यू है। और MOT वही अपना जो अपने 11th क्लास में पढ़ा था, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोनों का सिमिलर नेम है, बस बोलते मतलब एक ही जैसा है, बस बोलते अलग अलग तरीके से, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद CFT पढ़ेंगे। MOT या LFT आपके 12th लेवल में नहीं है, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आते, आपको नहीं पढ़ाई जाती। तो लकीली आप इससे बच गए हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको ये वाला पढ़ना है और आपको ये वाला पढ़ना है, राइट। और इसमें ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कलर वाला। आज जो वीवीटी है वो आपको क्या क्या बताती है वो अभी पढ़ते हैं, राइट। शुरू करते हैं वीवीटी। भाई वीवीटी को जो दिया था पाउलिंग, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने दिया था 1931 में। उन्होंने वीवीटी को इंट्रोड्यूस करवाया था और एक बात कही थी। क्या बात कही थी, आप सुंदर से डाल दीजिएगा, वीवीटी, थोड़ा अच्छा सा फील ले लें। यस, पाउलिंग ने 1931 में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने एक बात बोली थी, बहुत बेसिक बात। अच्छा एक बात बताओ, वीवीटी तो आपने 11th क्लास में भी सुनी है। क्या था वीवीटी में? वीवीटी का अगर पूरा मैं कंक्लूजन निकाल के बोलूं तो सिर्फ 2 चीजें थी। क्या? पहला, हम कहते थे कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सिमिलर नहीं है, तो उनको किसी से ओवरलैप या रिएक्ट बॉन्ड बनाने के लिए सिमिलर एनर्जी का लाना पड़ेगा। दैट मीन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करवाना पड़ेगा। क्या बात क्लियर थी? इंटरमिक्सिंग कराने के बाद जो मिलता था हम उसी को तो बोलते थे ना हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दैट मीन हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो पहला क्या होता था, हाइब्रिडाइजेशन होता था। उसके बाद ओवरलैपिंग होती थी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता था, वहां बनता था कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात थी। अगर ये यूनिटी है दैट मीन इसका वहां से वो वाला रिलेशन तो पक्का है। इसमें भी पहले क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके बाद मेटल एंड लिगेंड की ऑर्बिटल की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और लाइन ऐड करते हुए उन्होंने कहा कि आप मेटल का, सुना ध्यान से, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। वैकेंट मतलब खाली, मेटल के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, राइट। दैट मीन हाइब्रिडाइजेशन हो चुका होगा। वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल होंगे और फिर इन दोनों का क्या करवाओगे, ओवरलैपिंग करवाओगे। कैसे? मैंने माना ये एक मेटल है, ये मेटल के वो वैकेंट वाले ऑर्बिटल, मैंने वैकेंट ऑर्बिटल को ऐसे दिखा दिया है, राइट। ये आपका लिगेंड है। लिगेंड का एक ये फील्ड ऑर्बिटल है जिसके पास एक नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया है, राइट। हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, मेटल को देके से ओवरलैपिंग करेगा और कुछ इस तरीके का बनेगा।
राइट। ये जो ऑर्बिटल है जो इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो इधर बने हैं, बीच में क्या बना लिया, एक बॉन्ड सा बना लिया दोनों ऑर्बिटल को मिला के। इस बॉन्ड को यहां हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यस, क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इस कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट की थ्योरी को मैंने थोड़ा डिस्कस किया था पिछले जब स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने क्लास ली थी, राइट। तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये बात क्लियर है? ये जस्ट अ बेसिक थ्योरी है, इससे हमारे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं, ये एक बेसिक पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब हम आते हैं कि जो वीवीटी हम पढ़ रहे हैं वो हमें क्या क्या बताएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट करना हो कर लो, मैं तो बोलूंगी कॉपी पे लेके बैठा करो, नोट किया करो, राइट। अब आते हैं, ये क्लियर हो, दैट मीन आपका एक मेटल होगा, एक लिगेंड होगा, लिगेंड ओवरलैप करेगा मेटल से और बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड के बारे में हमको अता पता करना है, राइट। अब वीवीटी हमको क्या क्या बताता है पहले वो जाने, उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमें वीवीटी के क्वेश्चंस कैसे करने, हमारे लिए क्या मेन फायदा है इससे। तो वीवीटी बच्चा पहली बात तो बताता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, राइट। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो ज्योमेट्री पता चल जाती है। ज्योमेट्री पता चलने के बाद तीसरा हमको वीवीटी से पता चलता है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर। अगर मैग्नेटिक नेचर पता कर लिया तो बेटा एक फॉर्मूला होता है जिससे हम पता करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, राइट। और पांचवा हमको पता चलता है इससे मल्टीप्लिसिटी के बारे में, मल्टीप्लिसिटी। तो ये 5 चीजें हैं जो वीवीटी हमको बताएगी, और इनमें से किसी भी चीज से क्वेश्चन आपको मिल सकता है जब आप वीवीटी का ये सब फाइंड करना सीख जाओगे तब। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे वो भी स्ट्रक्चर्स में अपन सीखेंगे, जैसे ऑर्बिटल कौन से मिक्स हो रहे हैं, जो ऑर्बिटल बचे होंगे वो निकालेंगे आराम से। ज्योमेट्री मतलब ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर है, ये वाली ज्योमेट्री बात करेंगे। मैग्नेटिक नेचर 2 तरीके के होंगे, या तो वो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है बच्चा, या वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आपकी कंपाउंड में जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो डायामैग्नेटिक होगा। मैं बोल दूं ना, ऑल इलेक्ट्रॉन ऑल पेयर्ड, ऐसे चलेगा। मतलब कोई भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब अगर आपका एक ऑर्बिटल है तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे होना चाहिए। ऐसे पेयर्ड होते हैं, ऐसे अनपेयर्ड होते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। पैरामैग्नेटिक अगर आपका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, भले आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हो, बट अगर कोई भी एक अनपेयर्ड निकल गया तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इससे पता लगाएंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैं वो पूछता है आपसे कि इसका हाइब्रिडेशन बता दो, ज्योमेट्री बता दो, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो या मैग्नेटिक कैरेक्टर बता दो, तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बिहाफ में बता दोगे कि डाया है कि पैरा है। डन। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का बच्चा एक फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है √n+2। हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर n रखोगे, सॉल्व करके निकालोगे, ये भी अपन करेंगे। नाउ स्पिन मल्टीप्लिसिटी सॉरी, ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, बेसिकली अगर आपने क्वांटम नंबर सुने होंगे तो आपने क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, उसमें जो लास्ट क्वांटम नंबर था वो क्या था, ये था, राइट, s। तो इसी का फॉर्मूला होता है 2s+1, राइट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मैं ऐसे लिख दे रही हूं, उसका क्या फॉर्मूला होता है 2s+1। या s क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोलते थे, अगर कोई ऐसा है तो एक का बोलते थे +½ है और एक का बोलते थे क्या है, -½ है। मान लो तीनों ऐसे हैं तो आप क्या बोलोगे, या तो तीनों +½ है या ये तीनों -½ है, राइट। +½ ऐसे जोड़ते थे, तो वही s यहाँ पे है। अभी जब एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो सारे पॉइंट क्लियर है, कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर क्लियर तो एक बार नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो वीवीटी पढ़ने के लिए कुछ बेसिक की जरूरत पड़ती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको बताऊंगी। तो अगर एक बार नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, छाप लिया है, तो देखो अब बेटा वीवीटी समझने के लिए नीड टू नो बेसिस,
यस, जिन्होंने पाताल लोक देखी है वही डायलॉग को बहुत अच्छे से समझते होंगे। हाँ, जिन्होंने नहीं देखी वो घबराए नहीं, उसका वीबीटी से कोई लेना देना नहीं है ना, नीड टू नो बेसिस से कोई लेना देना नहीं वीबीटी का, खाली बस फील है ना। देखो बेटा, अगर आपको वीबीटी पढ़ना है तो क्या क्या पता होना चाहिए, किनकी जानकारी आपको होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। पहली जानकारी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हो, राइट। कोई एक कंपाउंड बना है, उसको देखते हैं आपको ये नॉलेज हो जाए कि अच्छा भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, जो हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं, जहाँ पे पिछले वीडियोस देखे हैं। नहीं देखे, अगर नहीं नॉलेज है तो आप देख सकते हो, आप ज्ञानी हो तो कोई बात नहीं है, यहीं से शुरू कर सकते हो, राइट। आपको दूसरा जो आइडिया होना चाहिए वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आना चाहिए। मैंने ये भी बताया, आपको इसका अलग वीडियो बनाया है कि कैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हो। और ट्रस्ट में, अगर इनमें से आपका कोई एक भी पार्ट गोल है तो वीबीटी समझ नहीं आने वाली इनमें से इन सारे पार्ट्स को, इसीलिए मैं पहले बोल दे रही हूँ, इतना आता है तो आगे बढ़ो, अदरवाइज पहले इतना बेसिक क्लियर करो जाके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। थर्ड वन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो ये मैं दे दूंगी आपको, क्योंकि आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ डी ब्लॉक की पहली वाली सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उतना बेसिक मैं दे दूंगी। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए, 11th क्लास का पार्ट है, 12th में आ गए तुम लोग हैं। ओके, चौथी बात आपको नेचर ऑफ लिगेंड का पता होना चाहिए, जो अब तक नहीं पता है आपको, ये मैं आज बताऊंगी, राइट। तो पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर का पता क्यों होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर का पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम बोलते हैं कि मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, राइट। तो किसी कॉम्प्लेक्स का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसे उतने ही वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड या वैकेंट sp-d-f ऑर्बिटल अवेलेबल चाहिए होते हैं। जिसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब उसके पास जितने लिगेंड लगे होते हैं, उसे उतने ही वैकेंट sp-d-f में से कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए होते हैं, अवेलेबल होने ही पड़ते हैं, अदरवाइज वीबीटी नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर का नॉलेज जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली आपको ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन बताता है। अगर मैं ब्रॉड टर्म में बात करूं तो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी अपन करेंगे कैसे पता चलेगा। ओके, बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या बताता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताता है कि उस कॉम्प्लेक्स के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। जैसे मैं बोलूं मेटल, तो मेटल में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं बोलूं सॉरी, मेटल में आयरन है और आयरन में क्या होता है 26। दैट मीन अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं और यहाँ पे आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ आउटरमोस्ट सेल का लिखना होता है, तो इसका होता है 3d6 4s। ये तो आयरन का है, बट अगर मैं आपको केस दूं राइट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हो? प्लस का 3। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन आया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला कभी नहीं होगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है वो आयरन किस में है? +3 में है। दैट मीन यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो इस आयरन के कॉम्प्लेक्स का है, जिसको आपको फिल करके दिखाना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकालोगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकलते हैं और फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे। दैट मीन क्या बनेगा? 3d5। ये किसका बन गया? आयरन 3। इसलिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तब तक आप आगे काम नहीं कर पाओगे। और आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का काम भी समझ आ गया होगा, क्योंकि शुरुआत हमें वहीं से करनी। नेचर ऑफ लिगेंड की बात करते हैं, तो एक बार ये जो कहानी है थोड़ा देख लो, फिर नेचर ऑफ लिगेंड पर डायरेक्टली मूव करते हैं। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके लिए नया है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, राइट। तो बेटा नेचर ऑफ लिगेंड, आप अगर वो समझ रहे हो कि हमने भाई बाइडेंटेट टाइडेंट पढ़े थे, तो बेटा वो टाइप्स ऑफ लिगेंड थे, वो नेचर नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे नेचर में। तो नेचर में लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड बेटा वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, यही तो होता है। मेटल लेते हैं, लिगेंड देते हैं। अब लिगेंड जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं कि लिगेंड देर से इलेक्ट्रॉन देते हैं? उनको इलेक्ट्रॉन तो देना है मेटल्स को, राइट, लेकिन वो जल्दी से देंगे कि देर से देंगे, इस बिहाफ में उन्हें 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है। लिगेंड को बेस ऑफ द या बिहाफ ऑफ द डोनेशन 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग लिगेंड
स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग लिगेंड एंड वीक डोनेटिंग लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड होते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलो। जो वीक लिगेंड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात उनको क्या बोलेंगे, वीक लिगेंड और इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड। दैट मीन इनके पास और नेगेटिव वाला चार्ज होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, वो वीक कैटेगरी में जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड। इसमें कौन कौन जाता है, अच्छा बेटा ये जो पूरा लिगेंड की जो बात है पूरी, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे जो CFT में आएगा। बट यहां अगर आपको नहीं भी आती तो अपना काम चल जाना है, क्योंकि CFT में पढ़नी है, वही उसका मेन रोल हमको समझ आएगा। हालांकि पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसका जो फील है ना वो वही आएगा जब आप CFT पढ़ रहे होगे, इसलिए मैं उसको वहीं पढ़ाऊंगी। आज जितना काम है अपना क्वेश्चन करने भर का वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, अपना यही क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो आते हैं वो एग्जांपल आएगा CO, Cn नेगेटिव, ATC, राइट। इधर वाले में जो एग्जांपल आएगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड सब कहां आएंगे, तब आएंगे वीक। अब यहाँ पे पानी भी आ सकता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ठीक है। ऑक्सीजन वाले और भी आ सकते हैं, हालांकि आपको केस उतने नहीं मिलेंगे, आपको या तो Cn मिलेगा या CO मिलेगा या Cl मिलेगा या वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो वाटर आएगा तो कहा जाएगा, पीक में जाएगा, या अमोनिया मिलेगा तो अमोनिया को भी ऑलमोस्ट हम देखते हैं ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, राइट, ज्यादा उसे वीक में मानते हैं। अब अगर मैं ऑर्डर लिखूं, अगर सब एक साथ मालूम मिल रहे हैं और आपको कोरिलेट करना है, तो बेटा सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होते हैं वो कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे ये वाले, जिनके पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो सबसे स्ट्रांग होंगे। उसके बाद नाइट्रोजन वाले, राइट, उसके बाद आपके ऑक्सीजन वाले, एंड देन सबसे लास्ट में आपके हाइड्रोजन वाले, राइट। ये ऑर्डर सबसे ज्यादा कार्बन वाले क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और वीक कौन से होंगे, हेलोजन वाले। दैट में अगर मैं बोलूं कि किसी कंपाउंड के साथ में CO जोड़ा है तो आप बोल दोगे कि C मतलब कार्बन वाला जोड़ा है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। मैं बोलूं किसी के साथ पानी जोड़ा है तो पानी मतलब ऑक्सीजन वाला है, दैट मीन वो वीक होगा, बट हेलोजन तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो हालांकि कंपैरिजन नहीं आता है, मैं जस्ट बता रही हूं। अब काम क्या है इन स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का, हमें क्यों पता करना, हमें इसलिए पता करना है कि बच्चा जब भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ऑलवेज पेयरिंग करवाता है। क्या पेयरिंग करवा देगा, जैसे मान लो ये पड़े हुए, समझना d ऑर्बिटल है, ऐसे 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 ऐसे, मान लो यार ऑलरेडी पेयर्ड, और यहां कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा तो ये वाला इसके साथ अपने आप पेयर अप हो जाएगा और ये वाला इसके साथ अपने आप पेयर अप हो जाएगा, और पेयर होने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा। ये वाला ऑलरेडी पेयर था, ये इसके साथ पेयर हो गया, स्पिन चेंज हो जाती है पेयर होने में, आपको पता है एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं रह सकता, और ये वाला इसके साथ आ गया, दैट मीन ये दो ऑर्बिटल क्या हो गए, खाली हो गए। जहां पहले आपके पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड थे, अब देखो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, ये काम कर देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे करके छोड़ दिया तो आप बोलोगे ये तो पैरामैग्नेटिक है, 4 अनपेयर्ड है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो डायामैग्नेटिक है, राइट। तो आपको ये केस बिल्कुल 100% पता होना चाहिए कि आपका ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड है जो पेयरिंग करवाएगा, ये वीक फील्ड है पेयरिंग नहीं करवाएगा। अगर इसी जगह पे कोई वीक फील्ड होता तो पेयरिंग नहीं होती, आज इट इज अगर होता तो यही लिखा होता, क्लियर बात, उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते अगर वो वीक के साथ काम कर रहा होता। और एक बात मैं थोड़ा सा बता दूं हिंट, पेयरिंग जरूर होगी लेकिन हंट्स के रूल को या हंट्स के रूल को वॉलेट नहीं करते हैं लोग। जैसे उन्होंने बोला था कि सेम एनर्जी लेवल में जब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब पूरे भर जाएंगे उसके बाद ही आप आगे जाओगे, तो वो वॉलेट नहीं करना है, उसके बाद अपना पेयरिंग करवाते रहना है, ठीक है बात। तो ये बात क्लियर है, जाइए छाप लो, उसके बाद हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे। तो फिलहाल अभी 4 एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, उसका ढेर सारा होमवर्क आप करोगे, राइट। तो बेटा देखो, अगर आपको चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, मैं एक थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ जिससे आज वाला लेक्चर तो खराब नहीं होगा, उसके बाद आपको अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो बेसिकली बेटा इस जो पूरा कहानी हम पढ़ेंगे BBT CFT, उसमें हम D ब्लॉक मेटल्स में जो 3D सीरीज है उसकी बात ज्यादा करेंगे। जो मैंने पीरियड टेबल में याद करने का आपको बताया था कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों चाहिए,
इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाता है वो 3d और 4s में जाता है, राइट। आप 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हो, 4s2 देन 3d1 फिर 3d2 फिर 3d3। तो आपको 3d एंड 4s को लेके चलना है। सिर्फ इतनी छोटी सी बात अगर आपको याद रहेगी तो आप काम कर ले जाओगे। तो 4s2 तो आपको ऑलरेडी भरा हुआ है। देन उसके बाद क्या है, 3d1 से स्टार्ट करना है क्योंकि पहले एलिमेंट में d1 जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 एंड d10। 3d2 4s2 ये कहानी याद रखनी है। 3d3 4s2 कॉपर का केस आपको याद होगा, एक्सेप्शन होता है, आप 3d4 4s2 लिखते हो बट ये क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी की वजह से 3d5 4s बन जाता है। तो ये तो मुझे लगता है बचपन करता हुआ केस है, अगर 11 पढ़ के आओ। मैग्नीज में क्या करते हैं, क्योंकि 3d5 ऑलरेडी 3d4 था तो 3d5 ही आएगा, 3d6 नहीं करना है। अपनी कहानी नहीं छोड़नी है, कॉपर और क्रोमियम याद रखना है बस, ठीक है। 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2 3d10 4s2। अब इसी बात ये क्या हो जाएगा 10 एंड 4s2। तो मैं बोलूंगी कहानी ऐसे चल रही है, कॉपर और क्रोमियम याद रखना, कोई भी टफ नहीं है, बस 3d4s की कहानी लेके चलनी। नहीं तो ऐसे फिंगर पे याद रखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 से शुरुआत हुई, देखो तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैसे, आप यहां से 3 से रुको, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट 3, फिर 4 फिर 5 फिर 6। आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखो, या तो सीक्वेंस में याद रखो, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 9 d10 तक जाओ, और कॉपर क्रोमियम याद रखो, या 3 से स्टार्ट करो और याद रखो। बस आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, सम व्हाट रीजन जो चाहे जो भी। अगर सीरीज याद हो गई तो अपन कॉम्प्लेक्स करना स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग जो कॉम्प्लेक्स लेंगे वो लेंगे क्रोमियम वाला, राइट। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही बोला 3d5 4s1 होता है, वो केस अलग है, राइट। तो लेंगे पहला केस हम लोग क्रोमियम अमोनिया 6 एंड 3 राइट। क्रोमियम कितना है पहले लिखो, क्रोमियम का जेड कितना है, जेड में एटॉमिक नंबर, जेड होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रोमियम का अगर मुझे भरना है तो मैं 3d इलेक्ट्रॉन बनाऊंगी, ऑर्बिटल बनाऊंगी 1 2 3 4, राइट। मैं 4s बनाऊंगी, और अगर 4s है तो 4 का p भी होगा आगे, मैं वो भी बनाऊंगी। फिर नहीं है लेकिन अवेलेबल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ऑर्बिटल तो है, d5 भर दो इसमें 1 2 3 4 5। s में कितना जाएगा 1, फिल कर दो। p खाली है तो p में जाना नहीं, ठीक है। अब हमें किसका फाइंड करना है, एक्चुअली में क्रोमियम का नहीं फाइंड करना था हमको, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम क्या है वो फाइंड करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वीडियो प्लीज देखो जाके, मैं डायरेक्टली आपको बोल रही हूँ कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, जो न्यूट्रल लिगेंड अगर था तो उसके ऊपर का चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता था, ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ आपको क्रोमियम 3+ का निकालना है, दैट मीन आपके इस क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा 3d से, सॉरी 4s से जाएगा, देन 3d से जाएगा। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, फिर 1 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। क्लियर है, पक्का क्लियर है, गायब कर दो फिर, ये गया ये गया ये गया। क्लियर है, पक्का हो गया काम। कितने ऑर्बिटल खाली बचे हैं, ये लो इतने खाली बचे। अब आप ये बात देखो, क्या देखोगे कि वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए हैं आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको कोऑर्डिनेशन का नॉलेज होना जरूरी है, राइट। तो कितने आपको वैकेंट चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो आपको वैकेंट कितने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, डन। तो क्या होंगे ये 6 के 6 जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, राइट, पेयरिंग वाला केस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन और Cl नहीं है तो पेयरिंग वाला केस नहीं मानेंगे, राइट। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। अब सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके क्या बनाएंगे, 2 d के थे तो क्या लिखोगे, b के ऊपर 2, एक s का था 3d 4s 4p, और p के कितने थे 3, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना,
क्या ये बात क्लियर है? और मैंने आपको ये बात बहुत पहले बताई है कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो क्या जाता है ऑक्टाहेड्रल, और उसके 2 ऑर्बिटल बनते हैं, या तो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp3d2। ये बात ध्यान रखें, जब आपका D2sp3 होता है तो आप बोलते हो इनर ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि आपने अंदर वाले d ऑर्बिटल इन्वॉल्व किए हैं। जब आपका sp3d2 आता है तो वो आता है आउटर ऑक्टाहेड्रल, OH लिख रही हूं मैं ऑक्टाहेड्रल को। अगर मैं इन दोनों में बात करूं विच वन इज मोर स्टेबल, तो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये बेसिक की बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जस्ट राइट। अगर आपका 4 है दैट मीन या तो वो टेट्राहेड्रल बनाएगा या वो स्क्वायर में बनाएगा, राइट। अगर टेट्राहेड्रल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 और sd3। यस, एक केस में ये भी मिलता है, राइट। बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए, वही मेन बात है। और dsp2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पेयर। 5 वाला केस आपके सिलेबस में नहीं है तो वाली बात करते नहीं, तो ये वाली बात मैं बता चुकी हूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, राइट बच्चा। तो क्या मिल गया आपको, D2sp3, राइट। अब यही जो 6 ऑर्बिटल हैं वो अवेलेबल हैं आने वाले लिगेंड के लिए। अब क्या करेगा, ये लिगेंड आएगा और नी ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये क्रोमियम वाला। क्लियर है बात, पक्का डन। तो ये कॉम्प्लेक्स पूरा है, यहाँ पे मैं पूरा बना दिया, ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब अपनी बात करते हैं, क्या क्या हमें क्या क्या पता करना था इससे, राइट। हमें क्या क्या पता करना था, हमें, मैं इसे रफ करती हूँ, हमें पता करना था हाइब्रिडाइजेशन। मैं एक चीज जो मैंने लिखी थी वो सब मैं यहाँ प्रूफ करूंगी। हमें पता करना था हाइब्रिडाइजेशन, चलेगा शॉर्ट में। हाइब्रिडेशन में पता कर लिया D2sp3। अगर हमें हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा तो ज्योमेट्री पता चल जाएगी, क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन पता चला तो ये पता चल गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, और D2sp3 क्या होता है, इनर ऑक्टाहेड्रल होता है। तीसरी बात हमें ये पता करना था कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है इसका, या मैग्नेटिक नेचर कैसा है इसका। तो ऑब्वियसली बात है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, पैरामैग्नेटिक। डन, ओके। उसके बाद बात करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, दैट मीन, ये चलो पहले हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक वाले बात है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात यही कर लेते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। ये बात क्लियर है। n क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। तो कुछ नहीं करना है, बस 3 + 2 अंडर रूट 15। तो बटे जो मैथ वाले होंगे वो तो निकाले जाएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी वाले होंगे, सब नहीं, कुछ बेचारे होते हैं परेशान मेरे जैसे, वो अंडर रूट 15 पे आके गिव अप कर देंगे। बल्कि आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना होता है, आपको आंसर पॉइंट में निकाल के लिखना होता है। तो या तो आप रूट 15 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए या निकालनी आनी चाहिए, अदरवाइज मेरी ट्रिक लगा सकते हो। क्या ट्रिक लगाओगे, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ट्रिक आपको कंपटीशन में बड़ा हेल्प करती है। आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो अगर आप यहां पहुंचे, आपको फॉर्मूला रखने का नीड नहीं है। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर में 0.7 या 0.8 ऐड करो। जैसे अगर तुम 15 का निकालोगे अंडर रूट, तो एग्जैक्ट जो आता है वो आता है 3.8 BM। बोहर मैग्नेटॉन होता है म्यू की वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है वो BM, विच इज बोहर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 0.7 और 0.8 ऐड कर दो, आंसर कभी गलत नहीं होगा। वैसे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं वहां, राइट। जैसे मैं बोलूं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो, तो आप करते ना 1.7 समथिंग, 1.78 समथिंग आ जाएगा क्लियर। मैं बोलूं अंडर रूट 7 बचा है, सॉरी आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे वो 3 थे या 4 थे, तो आप 4 पॉइंट समथिंग कुछ कर दोगे। क्लियर, ये पक्का है, कभी गलत नहीं होगा, श्योर है। आप ऑब्जेक्टिव में से आराम से यूज कर सकते हो। क्लियर है बात, पक्का। फिलहाल यहाँ तो हमें पता था, वैल्यू भी याद था, याद रहता भी है, बट ट्रिक के जस्ट पे। लास्ट में हमारा आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या करना है, 2s+1। ये रेस कितना है, देखो 3 है, दैट मीन या तो प्लस हाफ होंगे या माइनस हाफ होंगे, तो मैं प्लस हाफ लेके चल रही हूं। एस क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, दैट मीन 3/2। ऐड करोगे तो 2 × 3/2 + 1 कट।
क्या आएगा 4। यही 3 चीजें तो आपको बताता है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा, सारे एक साथ नहीं पूछता, स्पेशली बोर्ड्स में इन दो को पूछेगा, उसके बाद इनमें से कोई भी एक उठा के एक और पूछ देगा और 3 नंबर में क्वेश्चन दे देगा, 1 नंबर में ये, 1 नंबर में ये, 1 नंबर में इनमें से कोई एक, राइट। कंपटीशन में भी सिमिलर हम करेंगे, कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी। तो बच्चा ये बताओ, ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो हम सेकंड वाला बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, और इसको नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बताओ, मैं डिस्कस कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। अब सेकेंड केस पढ़ते हैं, आयरन वाला। देखो, अगर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 3d6 4s2 होता है, राइट। तो उसको अगर ड्रॉ करें तो d के 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 4s एंड 4p, राइट। d में कितने फिल करने हैं? 6 फिल करने हैं, कर दो। 4ks के 2 डन। तो ये किसका हो गया? आयरन का। अभी आयरन का तो नहीं निकालना है हमको, क्योंकि हमको इस कॉम्प्लेक्स का निकालना है जिसमें आयरन किसमें 3+ में है। तो आयरन 3+ का निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको अब तक आ जाना चाहिए, राइट। तो आयरन 3+ का निकालोगे, दैट मीन 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो s के तो दोनों पहले जाएंगे, s वाले तो गए दोनों, राइट। अब बारी आती है d के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहाँ एक बात और सीखने वाली है कि आप d के इलेक्ट्रॉन में से किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? हम क्या करेंगे फ्लो में, ये निकालेंगे निकालेंगे निकाल देंगे, नहीं। जब तक आपके इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जब तक आपके इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो आप पहले पेयर्ड वाले को अनपेयर्ड करते हो, आप ऑर्बिटल को वैकेंट नहीं करते हो, राइट। दैट मीन ये वाला नहीं, ये वाला निकलेगा। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 3d5। बस 4s खाली पड़ा है, 4p खाली पड़ा है। अब बात करेंगे हम अपने कॉम्प्लेक्स के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। ये Cn कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो श्योर है कि पक्का क्या करवाएगा? पेयरिंग करवाएगा। जितनी करवा सकता है उतनी करवा देगा। तो ये वाला इससे पेयर हो जाएगा, ये वाला इससे पेयर हो जाएगा, और ये वाला इधर शिफ्ट होकर आ जाएगा। या मैं सिंपल बोलूँ कि ये वाला ऐसे पेयर होते हैं उल्टे से, बट समझाने के लिए ये समझा रही हूँ मैं, राइट। तो ये वाला इधर पेयर, ये वाला इधर पेयर, और एक ये सिंगल अनपेयर्ड रह जाएगा, राइट है। दो का पेयर बनेगा, इसके साथ पेयर होने के लिए कोई था नहीं, इसलिए अनपेयर्ड रह जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अपना पेयर हो गया। वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अपना 6 वैकेंट ऑर्बिटल मिल गए हैं हमको। हाइब्रिडेशन हो जाएगा d2sp3, राइट। ज्योमेट्री हो जाएगी इनर ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि 1 अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, राइट। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं मैं तो √n+2, √1 1+2, दैट मीन 3 को निकालोगे बाहर तो 1.78 आप मान सकते हो, या 1.7 रख दो तब भी काम चलेगा। क्लियर है? अगर नहीं आपको निकालना है तो सिंपल 1 अनपेयर्ड है, आप 1.7 भी रख सकते हो, आपका माना जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा? 2s+1, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा हाफ ही, राइट। तो ये कैंसिल 2। तो इस क्वेश्चन का सारा इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। तो आयरन वाला जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी कैसे पेयर अप होते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब लास्ट के जो 2 केस बचे हैं कोबाल्ट वाले, थोड़े से अच्छे केस हैं कि उनमें एक ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? मैं पहले आपको बताती हूँ कि जब भी कभी आपका कोबाल्ट 3+ में आएगा, 3+ मतलब कोबाल्ट के ऊपर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो ऑलवेज पेयरिंग करेगा, भले ही उसके साथ कोई भी दुनिया का लिगेंड लगा हो एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन में मेनली फ्लोरीन होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज्यादातर उसी के साथ में होता है। क्लियर है? कोबाल्ट 3+ चाहे जिसके साथ में हो, भले उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल क्यों ना लग गया हो, वाटर मॉलिक्यूल वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, बट अगर उसने हेलोजन के साथ बनाया है तब तो वो वीक फील्ड की तरह काम करेगा, अदरवाइज वो कैसे काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही काम करेगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, तो हम ये वाला कॉम्प्लेक्स करते हैं अपना कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा? 3d7 4s2, बिकॉज साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई। 7 पे आया 3d7 4s2। कोबाल्ट का बना दो, ये लो सिंपल 1 2 3 4, दिस वन
1 2 3 4 5 6 7, राइट, Sk2 है। बट आपको किसका बनाना है, कोबाल्ट 3+ का, क्योंकि आपका कोबाल्ट कितना है यहाँ पे 3+ में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं बेटा, एस से निकलते हैं, आप निकाल दो एस से, राइट। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आपको डी से निकालना है। तो डी में कौन सा निकालोगे, ये वाला निकालोगे, राइट, क्योंकि पेयर वाले को पहले अनपेयर्ड करते हैं। तो इसको अनपेयर्ड कर दें, ये लो 1 2 3 4, क्लियर है। क्योंकि कोबाल्ट दुनिया में 3+ किसी के साथ में भी आएगा फ्लोरीन, तो वो कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। मतलब यहाँ पे भी पेयरिंग होगी तो यहाँ पे ये वाला इसके साथ पेयर अप हो जाएगा और ये वाला इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, राइट। इसके पेयर पूरे बन जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है, या सब तक तो क्लियर होगी। किसका बना रहे हैं हम, आप बोर्ड्स वाले देख लो, आपको जिस तरीके से मैंने पूरा सॉल्व किया आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना, तभी आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, राइट। 1 2, ये लो, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, D2sp3, अगेन इनर ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड नहीं बचे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, दैट मीन क्या जाएगा, डायामैग्नेटिक, राइट। मैग्नेटिक मूवमेंट 0, क्योंकि n+2 रखोगे और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये 0, दैट मीन ये 0। तो आप यही केस याद रख सकते हो कि अगर किसी का मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक है तो वो श्योर है कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 बोर मैग्नेटॉन ही आने वाला है, ये पक्का होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो जरा, ऐसे मैं लिखती हूँ मैं, 2 × S क्या है 0, क्योंकि प्लस माइनस, ये इसका प्लस हाफ इसका माइनस हाफ, 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो कोई अकेला तो पड़ा नहीं जिसका अकेला लिखोगे, तो यहाँ पे 0 +1 दैट मीन 1। क्लियर है बात, ये श्योर हो गया। अब अगर ये हो गया है तो मैं यहीं पे कोबाल्ट वाले का फ्लोरीन वाले का कर दे रही हूँ, राइट। इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, अपना नोट कर लेना। मैं क्योंकि सिमिलर केस है, मेरे पास ऑप्शन है रफ करने का, तो मैं इसको वही रफ करके बताती जाऊंगी, आपने कॉपी में अलग तरीके से करें, ऑब्वियस सी बात है। देखो बेटा, यहां तक तो केस हमारा बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट इस वाले केस में भी है, F6 वाले में, F6 ऊपर 3 निगेटिव, राइट। तो कोबाल्ट का तो वही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे जो हो 3d7 4s2। इसमें भी कोबाल्ट 3+ के साथ में है, तो 3+ का तो अगेन यही रहने वाला है, राइट। दिस वन, ये कोबाल्ट 3+। लेकिन जब आप इसकी बात करोगे, किसकी, कोबाल्ट के साथ में लगने वाले लिगेंड की, क्योंकि यहाँ लिगेंड क्या है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पेयरिंग वाला काम तो नहीं होने वाला, ये तो श्योर है। दैट मीन आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं वो एज इट इज फिल रहेंगे। तो अब हम कहाँ से लें, क्योंकि हमको तो अपने 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हैं, क्योंकि हम हालांकि अभी तक डी अंदर वाले ले रहे थे, लेकिन अंदर वाले डी तो इस बार खाली हुए नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब बाहर वाले डी लेने पड़ेंगे। कैसे भाई, अगर 4 का S है भाई, ये तो 3 का D था, 4 का P है तो 4 का D भी तो अवेलेबल होगा ना, भले इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन वैकेंट तो है, जैसे 4 का P ले लेते हैं वैसे 4 का D ले लेंगे, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो D के 5 ऑर्बिटल होंगे, बट हमको नीड कितने की है, हमारे पास ऑलरेडी ये है 4, नीड कितने की है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हैं हमको, तो हम ये लेंगे प्लस 2 D इसके लेंगे, तो sp3d2। आपकी बार ज्योमेट्री क्या हो गई, आउटर ऑक्टाहेड्रल, राइट। क्या हो गया, आउटर ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है, क्योंकि sp3d2 आया, तो ज्योमेट्री क्लियर हो गई। मैग्नेटिक बिहेवियर, ये मैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बहुत सारे हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, नो डाउट। सारे पेयर्ड होते तभी डाया होता, अगर एक भी आपका अनपेयर्ड रह गया तो पैरामैग्नेटिक ही जाएगा। क्लियर है बात। लास्ट में क्या आता है अपना मैग्नेटिक मोमेंट, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4.7 या 4.8 रख दो, 8 रख दो, अपना काम हो जाना है। आप निकाल के देख लेना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल के देखना, प्लस आप करके रखना, आ जाएगा आंसर। तो आई होप इसके लिए ठीक होगा। मैं कुछ होमवर्क आपको दे रही हूँ जिसको आपको ट्राई करना है, सब बहुत ईजी है। अगर ये वाले क्लियर हो गए तो वो वाले भी अपने आप क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो होमवर्क मैं लिख रही हूँ, आपको सारे होमवर्क कमेंट में आंसर करना है। आप पूरा डिटेल में बताओ, सिर्फ उस क्वेश्चन का ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ वो लिख के दे दो। अगर आपने वो सही निकाला है दैट मीन आपने सही निकाला है, ठीक है। होमवर्क नोट करो। ओके, तो इतना सारा होमवर्क है, इसमें 2 केस आपको याद रखना है। केस नंबर 9 जिसमें NO+
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसका +1 रख के निकालना है, और 12th वाला ये थोड़ा सा बेहतरीन केस है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली थी कि पेयरिंग होती है लेकिन हंट्स रूल को वॉलेट नहीं करते हैं, तो इसका आंसर मैंने लिखा है, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे आ रहा है और इसका पेयरिंग जो हो रहा है वो किस बिहाफ पे हो रहा है। आंसर D2sp3 है, आप निकाल के देखोगे सब आ जाएगा। अगर इसमें डाउट आएगा तो मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल वाला केस और स्क्वायर प्लेनर वाले केस रह गए हैं और इसके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस रह गए हैं जो अगली वीडियो में आएगा। तो अगर इस वीडियो का इसका क्वेश्चन का आंसर सही आया तो कोई बात नहीं, आंसर गलत सलत कुछ भी आ रहा है तो इस वीडियो को पहले, इस क्वेश्चन को पहले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक होमवर्क नोट कर लो, सारे होमवर्क के आंसर दे देना, मैं चेक कर लूंगी, तब तक पढ़ाई करो, बस रहो, बाय बाय।